नमस्कार आदाब केवनस टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सच की, सिर्फ सच जो यहाँ का जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा जानना चाहता है। 35A और आर्टिकल 370 के बाद जो इस रियासत के हालात हुए, जो ये रियासत पूरी जम्मू कश्मीर जो लद्दाख तक थी उसके दो हिस्से करके 35A और दफ़ा 370 को हटाया गया, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं शेख ज़फ़रुल्लाह साहब के साथ, जो एक डीडीसी मेंबर भी हैं और ख़ास कर यहाँ के जम्मू कश्मीर की सियासी हालात पर उनकी एक ख़ास नज़र है। शेख ज़फ़रुल्लाह साहब से हम बात करेंगे। शेख ज़फ़र साहब, आपका स्वागत है केवनस टीवी में। शुक्रिया। शेख ज़फ़र साहब, जो 35A और दफ़ा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हुए, यहाँ पे यूटी, एक रियासत के बाद एक यूटी बनाई गई और इसके दो हिस्से हुए। किस पार्टी को हम तो ब्लेम करते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं जी बीजेपी ने किया, मगर जो यहाँ की रीजनल पार्टी हैं कितना जिम्मेवार ठहराते हैं हम उनको? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए 35A की और 370 की, ये एक एग्रीमेंट था। मैं भी बिलीव करता हूँ, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। मैंने भी 370 के बारे में पढ़ा भी, जाना भी, सुना भी। अक्सर लोगों ने तो मीडिया के थ्रू सुना, और 2019 में जब 5 अगस्त को ये वाक़या पेश आया, जब ये एब्रोगेट हुआ, उस वक्त ज़्यादातर लोगों को पता चला कि 370 भी कुछ भला था हमारा। उससे पहले लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे, और 370 को पढ़ने वाले जो जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो बहुत कम हैं। 370 एक वाहिद, जाहिर सी बात है, एक ताकत थी हमारे लिए, लेकिन इस ताकत का अगर किसी को फ़ायदा भी मिला 70 साल से, वो सियासी जमातों को मिला। आवाम का जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफ़ी दूर रहा उससे। उसके बाद 370 एक पार्टी कहती रही कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस जो किया वो इसलिए किया क्योंकि हमने इसको स्ट्रेंथन करना है। दूसरी पार्टी ओपनली कहती गई कि हमने इसको ख़त्म करना है। बदकिस्मती की बात यह है कि जो पार्टी कहती है कि हमने इसको ख़त्म करना है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है, एजेंडा ऑफ अलायंस पेश करती है और कहती है हमने इसको ताकतवर बनाना है। यानी सीधी बात जो है कि आप पेट्रोल के अंदर जलती हुई माचिस की तीली डाल देंगे तो आप ये उम्मीद करते हैं कि आग नहीं लगेगी। जिन भाजपा के लोगों को सेक्रेटरीट तक मालूम नहीं हुआ करता था, उनको वहाँ का जागीर बना दिया, ताकतवर बना दिया, और उस ताकत का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। और उसके बाद उन्होंने सारी मशीनरी को जानने के बाद सारी ताकत अपनी तरफ की, और 5 अगस्त 2019 को ऐसा फ़ैसला सामने आया जो वाकई में तबाहकुन था जम्मू कश्मीर के लिए। मैं एक इंडिपेंडेंट आवाज़ हूँ, मैं बहुत ही ओपन माइंडेड बंदा हूँ, और जो सच है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, जो झूठ है उसको भी सामने लाने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा सच क्या है? सच ये है कि 370 को ना ही कभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, ना ही कभी कांग्रेस ने, ना ही कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और ना ही कभी बीजेपी ने आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इन्होंने हमेशा से अपने सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की, जद्दोजहद की, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस दिन से ये एब्रोगेट हुआ, उस दिन से लेके अभी तक जो हालात जम्मू कश्मीर के हैं वो ठीक नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जब कुछ वक्त के बाद जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जब बाहर आए, लोग समझते थे कि ये हमें लीड करेंगे और इनके पास वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है, ये आकर हमारी आवाज़ बनेंगे, हम इनके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन उस वक्त कोरोना काफ़ी पीक पर था, जब उमर अब्दुल्ला साहब, आपने देखा होगा, काफ़ी लंबी लंबी दाढ़ी थी, ऐसा लग रहा था कि वो जेल में वाकई में लोगों की फ़िक्र लेकर बैठे थे और 370 की फ़िक्र कर रहे थे। तो अब वो बाहर निकल कर सामने जब आए तो निधि राजदान का एक ट्वीट आया कि शेव करवा लीजिए। उसकी बात तो उन्होंने सुनी, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम कहती थी कि 370 की भी आप बात करें। उन्होंने उस पर कोरोना का ड्रामा करके कहा कि नहीं, अभी कोरोना है। उसके बाद खैर था, वाकई में एक ज़िम्मेदार इंसान है वो भी स्टेट के, उन्होंने कहा कि कोरोना है, इस वक्त हमें एहतियात करना चाहिए। उसके बाद मेरे जैसे नौजवान जिनके अंदर ये जज्बात थे, हमारे साथ गलत हुआ, हमारी प्रॉपर्टीज़ छीन ली जाएंगी, नौकरियां छीन ली जाएंगी, हमारी लैंड्स यहाँ से छीन ली जाएगी,
मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा, मुझे पता है कि मेरे जो आने वाले जो हमारी नस्लें हैं वो कहाँ जाएंगी। हमें इस डर से, लेकिन ये था कि आएंगे शायद ये कभी ना कभी सामने, लेकिन लास्ट पे कैसे आए, राकेश टिकैत बनकर नहीं आए, ये फिर से वही ड्रामा लेकर आए कि अब हमने बनाना है गुपकार अलायंस। ठीक है, क्योंकि हमारे जज्बात 370 के साथ जुड़े, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। 370 का प्लेटफॉर्म, 370 को वापस लाने के लिए और 35A को वापस लाने के लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ी, गुपकार अलायंस। गुपकार अलायंस क्या कामयाब हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन जब आप बनाते हैं उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वेल मेंटेन होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। इन्होंने डीडीसी इलेक्शन उसी पे लड़ा, क्या 370 पे इन्होंने बात की। उसके बाद जो ही इनको लगने लगा कि अब इलेक्शंस फिर से आने वाले, असेंबली इलेक्शंस, इन्होंने फिर से गुपकार की मीटिंग्स करना शुरू की और ये हमें 370 को वापस लाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। ये आपका कहना है कि जो 370 और 35A इस रियासत का जाना जो है वो सिर्फ आप पीडीपी पे ब्लेम कर रहे हैं। क्या पीडीपी तो ये कहती है कि पहले से ही कमज़ोर कड़ी थी जिसको बीजेपी ने आसानी से तोड़ दिया। बिल्कुल, जो अलायंस हुआ था उस वक्त, जिस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम कह रही थी चीख चीख कर कि बीजेपी के साथ अलायंस मत करो, और जिस महबूबा ने कश्मीर का मैंडेट लिया ही बीजेपी के अगेंस्ट था कि मुझे वोट दे दो नहीं तो भाजपा जीतेगी, जब वोट कश्मीर के अवाम ने उसी महबूबा को दे दिया, कुर्सी उसके हाथ में दे दी, तो उसने एजेंडा ऑफ अलायंस किसके साथ शुरू किया? महबूबा के साथ। फिर उसने कहा कि हमने इसलिए किया क्योंकि सेंटर में ये ताकत है, अब जम्मू कश्मीर का भला होगा। जम्मू कश्मीर में किलिंग्स पीक पर हुई, जम्मू कश्मीर के प्रिजनर्स आप देखेंगे कि बाहर रियासतों में हैं, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल प्रिजनर, जम्मू कश्मीर की आवाज़ों को हर सतह पर दबाने की कोशिश की गई। मैं ये कहता हूँ कि इन सब ने 370 को कारोबार बनाया। सियासी लोग जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, मोर देन 95% पॉलिटिशियंस इन जम्मू कश्मीर दे आर बिजनेसमैन, दुकानदार हैं। यहाँ पे आप आवाज़ उठ रही है जो 370 जो हुआ, जहाँ से हटाया गया 370 या 35, ये उसका जो नुकसान है खासकर जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा देखा जाए। बिल्कुल हुआ। जम्मू पंजाब रीजन, देखिए जम्मू की जो इकोनॉमी है ये कश्मीर के उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, और उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि जम्मू की जो पॉपुलेशन है, जो रीजन है और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो लिमिटेड है। आप देख रहे हैं कि अभी इन्होंने रिलायंस के वो स्टोर्स खोलना शुरू कर दिया। दरअसल दिल्ली भी ये नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर का भला हो, दिल्ली ये चाहती है कि उनकी पूरे हिंदुस्तान में सियासत जम्मू कश्मीर के नैरेटिव पे चले। वो यहाँ एक लेबॉर्ट्री के तौर पे पूरे सारे एक्सपेरिमेंट्स करते आई और फिर इन्हीं नैरेटिव्स को वो इंटरनेशनल सतह पर बेच भी रही। और इस तरह से दिल्ली ने हमेशा से, चाहे दिल्ली में मोदी साहब रहे हों या फिर मनमोहन सिंह साहब रहे हों, इन सब ने कारोबार किया जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर से आज भी 370 हटने के बाद मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि जम्मू रीजन का दिन बर दिन खसारा ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमें वो दिखाए गए ख्वाब आम जनता यकीन करती गई। सबसे बड़ा धोखा जम्मू की आवाम के साथ उस दिन हुआ जिस दिन जम्मू की आवाम ने भाजपा पे यकीन किया। भाजपा के लोगों को अगर आप देखेंगे, ये सारे कारोबारी हैं, ये सारे इस वक्त चाहते हैं कि जम्मू बस इन लोगों को किन बातों पे फिसलाना है। महाराजा हरी सिंह का बर्थडे मनाया जाए, यहाँ पर चारों तरफ से तिरंगे लगाए जाएं, बेरोजगार नौजवान मरता रहे, उसकी कोई फिक्र नहीं है। तिरंगा से नौजवान को रोज़गार नहीं मिलेगा, उसके लिए आपने उस तरह का इन्वेस्टमेंट करना होगा, करप्शन पे रोक लगानी होगी। तो आपने देखा होगा कि कौन सी करप्शन पे रोक लगी है तब से। और ये जो कुछ भी हो रहा है, पुराने प्रोजेक्ट्स उठा कर उन्हीं को अब अमल में लाया जा रहा है। नया कुछ दिखाए ना हमें, नया तो टोल प्लाजा है और कुछ नहीं इसके अलावा है। नया जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट 21% पहुँच गया है, नया तो वो है। अब वो एक्सेप्ट करें कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 जम्मू कश्मीर का खसारा हुआ, खास करके जम्मू रीजन का खसारा हुआ। कश्मीर की इकॉनमी तब भी टूरिज़्म पे निर्भर थी, आज ज़्यादा टूरिज़्म है वहाँ पर और दिन बर दिन एक्सप्लोर होता जाएगा कश्मीर को बेनिफिट मिलेगा, कश्मीर की इकॉनमी बढ़ती जाएगी। 370 के बाद अगर किसी का नुकसान होना है, अल्टीमेटली वो जम्मू को ही होना है। 370 और 35A हटने के बाद भाजपा का ये कहना था कि जो 370 और 35A का जो
फ़ायदा है वो सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को, इसको इसलिए हटाना जाना ज़रूरी है। इसको इसलिए हटाया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में नए नए रोज़गार आएंगे, नए नए इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का जो ये बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस ह्यूमन 3 सालों में डेवलपमेंट उसमें हुआ? इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी बहुत अच्छे थे। आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम जम्मू कश्मीर वाहिद एक रियासत है जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में जिसका सभी जितने भी पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के देखो सब में आगे था। फिर यहाँ क्या ज़रूरत थी? और दूसरी बात है कि नौकरियाँ आप देंगे नौजवानों को तो नौकरियाँ छीन रहे हैं आप। यहाँ आप मतलब पहले 10 लोग अप्लाई करते थे, आप 10,000 करेंगे। आप नौकरियाँ दे रहे हैं या ले रहे हैं आप? तो ये जो दावे हैं, दावे एक ने सियासत की 370 को बचाना है, दूसरे ने सियासत की 370 को हटाया, तो दोनों ये कारोबारी हैं। ये दो ग्रुप जो हैं जम्मू कश्मीर में, एक ने कहा कि ख़ानदानी सियासत को ख़त्म करेंगे। सिर्फ अगर ख़त्म किया किसी की सियासत को, अभी तक जहाँ तक लगता है मुझे महबूबा की सियासत को, क्योंकि उससे सब छीन कर दिल्ली ले गई और अपनी पार्टी अमल में लाई गई। आप ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं? जम्मू अच्छा अमित शाह यहाँ आए, उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करना चाहते हैं। किसी ऑडिटोरियम में जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात नहीं हो सकती। आप मेरे जैसे नौजवानों को जो डीडीसी इलेक्शन लड़कर 2408 वोटों से उसी खानदानी सियासत को चलाने वाले लोगों को मैंने हराया, उसके बाद क्या मिला मुझे? झूठे वादे। क्या बताया गया था? सब कुछ जम्मू कश्मीर में डीडीसीज करेंगे। अब डेवलपमेंटल एजेंडा जितना भी होगा वो इन्हीं के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा। क्या हुआ फिर उसके बाद? जो पार्लियामेंट में टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जो है, अगर वहाँ से झूठ बोला जाएगा आपको, आप अपने मुल्कों को कमज़ोर कर रहे हैं या ताकतवर कर रहे हैं? ये सारे ढोंग कर रहे हैं, ये सारे सियासी कारोबारी हैं। हाँ, उसमें ये भी था कि पंचायत राज को मजबूत किया जाएगा, पंचायत राज को मजबूत किया जाएगा। इन्होंने जमहूरियत को सिर्फ इतना रखा, अगर डीडीसीज भाजपा के ज़्यादा आए तो पावर दे दो, अगर सरपंचेस भाजपा के ज़्यादा आए तो पावर दे दो, अगर बीडीसी उनके ज़्यादा आए तो पावर दे दो। ये तो पावर दे दो जो है, ये सेलेक्टिव डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि आप अपने हिसाब से डेमोक्रेसी को चलाएं, आप अपनी मनमानी के हिसाब से डेमोक्रेसी को चलाएं। मैं मानता हूं चाहे जमहूरियत में लोग जिसको भी चुने उसको ताकत दो, ताकि वो जो वादे और दावे करके ग्राउंड में उतरा हुआ होता है वो उनको इम्प्लीमेंट कर सके और फुलफिल कर सके। तो जम्मू कश्मीर में जो भी राज ये करना चाहते हैं ना मजबूत, ये अपने लिए करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कभी ये कोई नेक ख्वाहिश लेकर नहीं अच्छा, चलते। मेरा एक सवाल और भी है आपके साथ। ये जो जिस वक्त 335 35 और 370 जब यहाँ से हटाया गया, यहाँ के जो भी पॉलिटिकल लीडर थे अभी भी कुछ जेलों में बंद हैं, और जिस वक्त सबको उनको नज़रबंद किया गया, उसको जेलों में डाला गया। एक पब्लिक को उम्मीद थी, लोगों को उम्मीद थी, कम से कम कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को उम्मीद थी कि जब ये बाहर निकलेंगे ये एक मूवमेंट चलाएंगे, इस 35A और 370 के लिए एक मूवमेंट चलाएंगे। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे बीजेपी, ये क्या बोलते हैं, NC है, PDP है, PDP है, जो भी रीजनल पार्टीज हैं, ये मूवमेंट चलाएंगे। लोग कह रहे थे कि हम जब ये मूवमेंट चलाएंगे लोगों का भी उनके साथ मतलब वो भी जुड़ते, मगर ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा ऐसा ना, हुआ नहीं, कोई ये मूवमेंट नहीं कारोबारी, चली। ये दुकानदार हैं, यहाँ पे ठेकेदार हैं। आप किस जम्मू कश्मीर के लीडर की बात करते हैं? आप देख लीजिए, करोड़ों में अरबों में है ये लोग क्या चाहेंगे कि सोफा सेट से निकलकर बाहर धूप में बैठे? राकेश टिकैत नहीं बन सकते ये लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ये लोग सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। अगर इनको 370 वापस लेना है, गुपकार अलायंस इन्होंने बनाया, गुपकार अलायंस को सड़क पर लाए। जो गुपकार अलायंस का इस वक्त अपोज कर रहा है शेख जफर, वो इनके साथ खड़ा होगा वहाँ पर। लेकिन घरों में बैठ, इनके पास क्या नहीं है, पैसा भी इनके पास है, इनके पास पार्टी का कार्डर भी है। ये मीटिंग करें और बोलें कि कल से हमारा धरना स्टार्ट हो गया राकेश टिकैत की तरह। राकेश टिकैत ने जब किसानों को इंसाफ दिलाना था, वो धूप में रहे, वो बारिशों में वहाँ रहे, वो सर्दी, कड़ाके की सर्दी थी, वहाँ पर खड़ा रहे। उन्होंने, उनके बंदे मारे गए, गाड़ियाँ उनके ऊपर चलाई गई, लेकिन नहीं माने, वो रुके नहीं, बिके नहीं, डरे नहीं, और जेल से नहीं डरे, और वो टिके रहे। उन्होंने कहा आप जो करो, जो चाहो वो करो, आप हमें देशद्रोही करो, आप हमें खालिस्तानी कहो, आप हमें आतंकवादी कहो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के तर्ज पर जमहूरी अंदाज में जमहूरी हक लेंगे। और 10 महीना वो जब बैठे रहे अपनी कौम के लिए, किसानों की कौम के लिए,
किसानों को इंसाफ दिलाया। और अगर हमारे लीडरों की बात करेंगे 370 वापस लाने वाले जो कह रहे हैं हम वापस लाएंगे, वो कह रहे हैं आप हमें वोट दे दो। वोट तो कोई भी सियासी लोग मांग रहा है, वोट तो कोई भी मांग सकता है। मैं कल खड़ा हो जाता हूँ, मैं भी तो वोट ही मांगूंगा। कुर्सी के लिए तो वोट मांगे जाते हैं ना, कुर्सी नहीं चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए किसानों के लिए जो आपने ये लॉज लाए हैं ये उनके लिए गलत हैं, घातक साबित हो सकते हैं, आप इनको वापस करो। और वोट मांगा नहीं। हमारे लोग कह रहे हैं कि आप हमें कुर्सी दे दो। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है कि जहां आंदोलनकारी लोग होते हैं ना वही कामयाब होते हैं। और यहाँ पर जो लोग लोगों के लिए लड़ेंगे भी सड़क पर आकर, ये सियासी लोग गेम बनाकर उसको जेल डलवाते हैं। ये लोग हमारे ये कारोबारी हैं रहनुमा तो सफ़र साथ क्यों नहीं करते? हम लोग अगर सड़क पर मरते हैं ये लोग क्यों नहीं मरते? ये क्यों नहीं सड़क पर आते हैं? ये क्यों नहीं आंदोलन करते? ये क्यों नहीं अपना हक छीन कर लेते? 370 कोई मामूली चीज़ नहीं थी। इंटरनेशनल सतह पर इसको डिस्कस किया जाता है। हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का जो एक होना था वो इसी बेस पे था। आज आप कानूनी तौर पे भी लड़ाई लड़ सकते हैं, सुनवाई क्यों नहीं होती है? आप इतना प्रेशर क्यों नहीं डालते हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि सुनवाई वहाँ हो, जल्दी से हो? लेकिन अमित शाह साहब आते हैं, कहते हैं पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 370 की बात नहीं। ये लोग क्या कहते हैं? पहले इलेक्शन, पहले हमें कुर्सी दे दो, फिर 370 को वापस लाया जाएगा। क्या एश्योरेंस है? क्या गारंटी है? क्या एफिडेविट लिख कर देंगे ये लोगों को? क्या ये लिख कर देंगे लोगों को गुप्तकार के थ्रू कि हम एफिडेविट लिख कर दे देंगे कि इतने टाइम के बाद, अगर जीतने के बाद, आप हमारी हुकूमत बनाने के बाद अगर हमें नहीं 370 इतने टाइम के बाद वापस लाया, हम सारे रिजाइन करेंगे? लिख कर दें एफिडेविट पे। 370 35A इस रियासत से हटाया गया, क्या ये फिक्स था? ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने जहाँ तक देखा, जो लोग कारोबारी हैं, जिन लोगों को सियासत एक कारोबार लगता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जो अवाम की सोचते हैं, वो अवाम की फिक्र करते हैं, अवाम के लिए उनके पास एक ऐसी पॉलिसी भी होती है। 370 एब्रोगेट होने से पहले फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में क्या कर रहे थे? इन्होंने पहले बाइकआउट की कॉल दी, फिर ये फिर क्यों मिलने लगे? इन्होंने डिलिमिटेशन से पहले इलाहिदगी की, फिर क्यों ये गए? ये मैं नहीं सवाल पूछ रहा, ये मेरी जनता सवाल पूछ रही है इनसे। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2408 वोटों से हराया, मैंने भाजपा को 3000 वोटों से हराया। और मैं उन लोगों की आवाज़ हूँ जिन लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तबाह करके रखा है। अब भाजपा भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। मैं इनकी यही दास्तान सुनाऊंगा आपको कि ये कारोबारी हैं, ये अपने कारोबार को ठीक करने के लिए, चलाने के लिए, अपनी कुर्सी के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं। आप उमर अब्दुल्ला के भाषणों को मत देखो, आप महबूबा की चीखो पुकार को मत देखो। टॉफी और मिल्क की बातें करने वाली महबूबा ही थी। गृह मंत्री जी के साथ जब वो बैठती थी, ऐसा लगता था कि हमेशा हमेशा के लिए हमें राज करने आई है। आज कहाँ है वो कुर्सी? कुर्सी जाने के बाद जब ये बेरोजगार हो गए, जब रोजगार था, जब कुर्सियां थी, जब पावर थे, जब सब कुछ इनके पास था, जब 370 भी था, मेरा मड़वा तब भी बिना सड़क के था, तब भी बिना बिजली के था, तब भी बिना रोजगार के था, तब भी था ना, आज भी है। 370 जब गया, इन्होंने, इनकी सियासत गई उस दिन। अब इन्होंने 370 को फिर से वापस लाऊंगा, वापस लाएंगे, हम गुपकार के हैं, हम फलां के हैं। एक एक बंदा उनका खिसकता गया। फिर इन्होंने क्या किया? अब ये बयानबाजी पे, ट्विटर पे महबूबा राकेश टिकैत बनना चाहती है, सड़क पर आकर क्यों नहीं बनना चाहती है? दिल्ली में जंतर मंतर पे एक दिन 1-8 घंटे के लिए, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, मैं भी जाकर वहाँ कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट टू हैव दिस Article 370 back in Jammu and Kashmir, you have to fight, you have to become like Rakesh Tikait, you have to learn something from Nelson Mandela, जो 30 साल अपनी कौम के लिए जेल गया। फिर भी उसको कौम के लोगों ने चुना नहीं चुना फिर इनको, लेकिन पहले कुर्सी चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है, हमारे सियासी लोगों को पहले कुर्सी चाहिए, फिर ये आपके मसले हल करें। वही भाजपा भी कर रही है, पहले हमारी हुकूमत बनाओ, फिर टोल प्लाजा खत्म होंगे। मतलब पहले हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ, फिर टोल प्लाजा खत्म होंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट आएगी। वो कहाँ से आएगी भाई? अनएम्प्लॉयमेंट तो 21% चला गया। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप उसको कैसे इन्वेस्टमेंट के बगैर ला सकते हैं? नहीं कर सकते। इनके पास कोई प्लान नहीं, कोई रोड मैप नहीं है। बस मेरा एक लास्ट सवाल है आपके लिए। आज फिर वो पार्टियां जो कल तक सेल्फ रूल अटॉर्नी, आज फिर एक ही पॉइंट पे हैं कि हम दफ़ा 370 को वापस लाएंगे, हमें वोट दो, हम 370 और 35A को वापस लाएंगे और जम्मू कश्मीर को फिर एक करेंगे।
आप क्या समझते हैं, लोगों को इस धोखे में आना चाहिए और ये कहाँ तक सच है कि दफा नहीं। 317 और 35 से फिर वापस आएगा? मैं लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ना भाजपा की बातों पे यकीन करो, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातों पे यकीन करो, और ना ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और ना ही कोई और जो इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स और प्रॉक्सी पार्टीज खड़ा करके रखी हैं। ये सारे आप ये पहचानो कि ये लोग कौन हैं। ये हिना भट्ट साहिबा कहाँ से निकली? नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उसी देवेंद्र सिंह राणा कहाँ से निकले? नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इसी तरह आप अल्ताफ ठाकुर की बात करें, कहाँ से निकले? इसी तरह आप ये सारे पार्टीज 3 हैं, लेकिन बंदे पुराने ही हैं। शराब नहीं है, बोतलें पुरानी हैं। ये सब कारोबारी है। एक एक चुन कर आप देख लीजिए। आज कह रहे हैं कि रविंदर रैना साहब बड़ा वो है, उसके फादर साहब ने कोई मकान बना लिया अपना, उसका कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। भाई के नाम पे कोई ठेकेदारी तो कर ही रहे होंगे, कोई ना कोई तो होगा ही बीच में। ऐसे तो भूखे नंगे तो नहीं रहने वाले ये लोग। इनको आदत है कारोबार करने की सियासत में। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम को, मुझे कहते हैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे लोग ये सियासी लोग कहते हैं यार शेख जफर को कोई पार्टी पकड़नी चाहिए। क्यों? कहता कि मैं सजाद किस्लू के अंडर रहूं, मैं उमर अब्दुल्ला के अंडर रहूं, मैं रविंदर सिंह रैना के अंडर रहूं। पार्टियों के बगैर आपको क्या अच्छा नहीं लगता? शेख जफर, शेख जफर का किरदार जो है, क्या सजाद साहब का किरदार है वो? शेख जफर ने जो उन लोगों की आवाज़ बनी, हमारे एरियाज़ की जो आवाज़ें दबी हुई थी, वॉइस गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस पीपल इज़ द फर्स्ट डेवलपमेंट दैट आई एम डूइंग। सजाद साहब ने तो उन आवाज़ों को दबाया। मैं यही कह रहा हूँ कि वही लोग हैं, इन पे यकीन करना। ये कोई भी चेहरा लेकर आ सकते हैं, ये गुटकार का चेहरा ले सकते हैं, इनको फटकार मिलेगा, इनको धुतकारेंगे लोग। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटाने के बाद जो गलतियां की, 370, ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि गुटकार पे यकीन मत करिए, इसका मतलब 370 का फैसला जो भाजपा का था वो बहुत अच्छा था। 370 का फैसला जो था, जम्मू के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि इसका जवाब आप दे दीजिए भाजपा को, नहीं तो सदियों तक आप याद रखेंगे कि आपको जो बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं वो आपको मारने वाले लोग हैं, तबाह करने वाले लोग हैं, और फिर आप उन्हीं को वोट भी करते हैं। ऐसी कौम कहीं नहीं होती। अमेरिका में भी सियासत होती है, ट्रंप भी आता है, ओबामा भी आता है, जो बाइडन भी आता है, लेकिन वहाँ सियासत किस पे होती है? वी विल ग्रो अवर इकोनॉमी, वी विल एम्पावर वुमेन, वी विल एम्पावर यूथ, वी विल गिव यू दिस सॉर्ट ऑफ सब्सिडी, वी विल गिव यू दिस सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ किस पे होती है सियासत? हम 370 को वापस लाएंगे। 370 आज तक ये कहते थे हमने दिया, शेख अब्दुल्ला ने दिया इसलिए हमें वोट दे दो। वो कहाँ गया फिर जब शेख अब्दुल्ला ने दिया? उसने तो झूठा किया। और 370 जो भाजपा ने तोड़ा, जो लोग इनका फेवर करते थे वो अल्टरनेट ढूंढे। सियासत में अब विकल्प की ज़रूरत है, विपक्ष की ज़रूरत नहीं है। सियासत में अपोजिशन की अपनी ज़रूरत है। अब नया अल्टरनेटिव क्रिएट करो, नौजवानों को लाओ सामने। डीडीसी जो चुनकर आए उनको मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप लेकर आएँ, पार्टियों को छोड़ दें, अलहदा छोड़ें, करें अलग उनको। डीडीसी चेयरपर्सन अगर चुनकर आए, अगर वो कैपेबल हैं, वो लड़ें आगे इलेक्शन इंडिपेंडेंट होकर आए। जम्मू कश्मीर, आप ही के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, आए, हम एक यूथ संगठन बनाएंगे, फिर लोगों तक छोड़ेंगे कि वो हमें डिसाइड, वो हमें वोट करते हैं या नहीं करते, वो हमें चुनते या नहीं करते। जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुफ्त में वोट मिल रहा है। यहाँ पर भाजपा की नफरत है इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो, पीडीपी की नफरत है इसलिए आप एनसी को वोट करो। अगर थर्ड अल्टरनेटिव खड़ा हो जाएगा जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले खड़ा नहीं होने देते, वो कहते हैं ये प्रॉक्सी है। हाँ, मैं कहता हूँ, आई बिलीव नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी प्रॉक्सी नहीं है, उनकी पार्टीज हैं, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी। आपने कहा ना सच क्या है? सच ये है कि इनको दिल्ली ने बनाया, और दिल्ली जो कहती है कि दिल की दूरियां ख़त्म करेंगे, दिल्ली जो कहती है हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको आगे बढ़ाना है, नहीं, वो भी झूठ कह रहे हैं। वो बस सिर्फ चाहते हैं पुराने लोगों को, जिनके पास पैसा है, जो चला सकते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ होंगी, अल्ताफ बुखारी साहब के पास है वो, तो उन्हीं को लॉन्च किया। हम ये सच जो जम्मू कश्मीर के लोगों को आप बताएं कि 370 और 35 से टू द पॉइंट, क्या वो वापस आ सकता है? आ सकता है। या तो हमारे लीडर राकेश टिकैत जैसा बने, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, जिसकी जजमेंट पड़ी हुई है, ऑलरेडी भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसको हम हाथ नहीं लगा सकते।
370 कोई मामूली चीज़ नहीं थी। आप और हम यहाँ बैठकर नहीं कर सकते कि ये एक बस छोटी सी चीज़ थी जिसको भाजपा ने ताकत के नशे में ख़त्म किया। भाजपा ने 370 का जो फैसला किया वो गलत किया, अनडेमोक्रेटिकली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली इसको एब्रोगेट किया जस्ट बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी थी उधर असेंबली में, पार्लियामेंट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो यकीनी तौर पे आप यकीन जानिए कि 370 वापस आ सकता है, 370 वापस आएगा। लेकिन ये इंसाफ की जो दस्तक होगी ये होगी डायरेक्ट कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बाकी हमें किसी भी ये जो कह रहे हैं ना यहाँ पर मगरमच्छ वोट मांग कर ये 370 को वापस लाना चाहते हैं, वोट मांग कर नहीं आएगा। फिर तो सबसे ज़्यादा वोट भाजपा ने लिए हैं, फिर तो वो पावर में है, वो कहाँ मानेंगे? स्टेट ज़्यादा मजबूत है या सेंटर ज़्यादा मजबूत है? उन्होंने वहाँ बिल पास किया है तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम वापस लाएंगे। आप वापस ला सकते हैं, राकेश टिकैत जैसा बनो, अवामी जो इतिहाद तैयार करो, लोगों को सड़क पर लाओ और जीना हराम करो भाजपा का जम्मू कश्मीर में, तब जाकर ये घुटने टेकेंगे। राकेश टिकैत ने जैसे इनको झुकाया वैसे झुकाने पे आ जाओ। अगर आप कहते हैं वोट कुर्सी, कुर्सी के मारे कोई आपको नहीं देगा। कल आप यकीनी तौर पे आप और कोई ड्रामा खड़ा करेंगे। हर इलेक्शन पे नया ड्रामा होता है, हर इलेक्शन पे नए ड्रामे आते हैं। इस बार इनका 370 है क्योंकि इनकी सियासत डूब चुकी थी। अब ये 370 के बहाने में अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम धोखे में ना रहे, जम्मू कश्मीर की आवाम अल्टरनेटिव ढूंढे। भाजपा, एनसीए, कांग्रेस और पीडीपी में कुछ भी नहीं बचा है। इन सब पार्टियों के अंदर खोखले दावे हैं, कोई रोड मैप नहीं है। मैं एक बंदे को हिंदुस्तान में अप्रिशिएट करता हूँ, वो है अरविंद केजरीवाल। मैं उसकी पार्टी के साथ एफिलेटेड नहीं हूँ, मेरे उसके साथ डिफरेंसेस है। उसने भी 370 पे गलत बयानबाजी की, बट जिसके लिए हम लीडर को चुनते हैं, सड़क, बिजली, पानी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये चीजें तो उसने मुफ्त में दी वहां पर। कम से कम इतना तो आवाम का ख्याल रखा। तो ये जो चीज है, इस तरह हमने एक वेलफेयर स्टेट को कायम करना है। झूठे वादों से और झूठे ड्रामों से कुछ नहीं होने वाला। शेख जफर साहब, आपका कैबिनेट में शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शेख जफर साहब, जो डीडीसी मेंबर और एक युवा नेता भी हैं। इनका साफ कहना था कि जो अगर यहाँ पे 370 और 35 को लाना है तो राकेश टिकैत जैसा एक क्रांतिकारी जिसने एक संघर्ष को सड़कों पे संघर्ष किया, उसके बाद अपने हकूक़ सेंट्रल दिल्ली हुकूमत से मनवाए, उसी तर्ज पे हमें भी एक जो मूवमेंट है चलानी पड़ेगी। फिर दफ़ा 370 और 35 इस रियासत में वापस आ सकता है। मैं यासिन मीर, क्यूएनएस, जम्मू।